हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? ये उन लोगों से मिलके बनता है जिनकी थिंकिंग प्रोसेस कंजर्वेटिव होती है या पुरानी होती है, रूढ़िवादी होती है। तो वही लोग वापस आते हैं 1815 के बाद में। 1815 में ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से सत्ता में रूलर चेंज हो गए। तो वो हुआ नेपोलियन की डिफीट। नेपोलियन की डिफीट 1815 में हुई है। कौन से युद्ध में हुई है वो आप बताएंगे। यूरोपियन गवर्नमेंट्स ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अभी समय ऐसा आया था कि जो नेपोलियन के रूल के अंडर में जितनी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके ऊपर अब यूरोपियन गवर्नमेंट किन की बन गई थी? जो नए राजा दोबारा से आ गए थे उनकी बन गई थी। और उनकी स्पिरिट थी कंजर्वेटिज्म की। वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वाले लोग थे। कंजर्वेटिव्स का मानना था कि वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ? स्टेट और सोसाइटी के अंदर, जैसे मोनार्की, चर्च, सोशल हेरारकीज, प्रॉपर्टी, फैमिली। मोनार्की वही राजा वाला मोनार्क सिस्टम शुरू कर देंगे। चर्च को फिर से कुछ पावर्स दी जाएंगी, पर यहाँ पर पूरी पावर्स नहीं मिलेंगी चर्च को, कुछ पावर्स दोबारा से देंगे। सोशल हेरारकीज का मतलब है राजा देन प्रजा, वही सोशल हेरारकी रहेगी। कोई भी इक्वल सिटीजन्स वाली बात नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी राइट्स पहले दे दिए गए थे वो प्रॉपर्टी राइट्स भी अब हटा दिए जाएंगे। मिडिल क्लास सोसाइटी को प्रॉपर्टी राइट्स मिले थे। और फैमिली मतलब फैमिली के कुछ राइट्स। जब बात कर रहे थे हम राजघराने की कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे। चाहे तो क्लर्जी थी, चाहे मोनार्की क्लास थी, रिच क्लास थी, एरिस्टोक्रेसी थी, उनकी फैमिली के राइट्स के बारे में वो प्रिजर्व चाहते हैं। वो राइट्स उनको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। हाउएवर मोस्ट कंजर्वेटिव पीपल थॉट दैट कि अभी हम उस सोसाइटी में दोबारा से नहीं जा सकते जो प्री रिवोल्यूशनरी डेज में थी। ये कौन सा रिवोल्यूशन की बात हो रही है? 1789 के रिवोल्यूशन से पहले के समय में जो राजा के पास पावर थी उस दौर में वो दोबारा से नहीं जा सकते। ये अब बहुत सारे कंजर्वेटिव लोगों को पता चल चुका है। कैसे? कि अब लोगों ने अपने राइट्स के बारे में जान लिया है। उनको ये पता है कि कैसे सरकार को चुना जा सकता है। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर नेशनल असेंबली में उन्होंने बैठाया है। तो अब वो वहाँ तक नहीं जाएंगे। लोगों के पास मिडिल क्लास सोसाइटी में कुछ पैसा भी आ गया है, बिजनेस भी कर लिया है, प्रोफेशनल्स भी बन गए हैं। तो अब कंजर्वेटिव्स को भी ये बात समझ में आ गई है। फिर भी उन्होंने ये महसूस किया कि जो चेंजेस नेपोलियन लेके आया था उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज किया है, स्ट्रेंथन किया है, जैसे मोनार्की। इस बात से क्या मतलब है कि भाई पहले जो मोनार्क था, जो राजा था, उसकी पावर 3 जगह पे बटी हुई थी। कौन सी 3 जगह? एक, चर्च। राजा चर्च के पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। क्लर्जी क्लास के पास भी कुछ टैक्स पे करना होता था, टिथ नाम से, कि 10% ऑफ योर इनकम वो टैक्स के रूप में चर्च के पास जाएगी। और इनके पास भी क्या थी? प्लस ज़मीनें भी थी, लैंड भी थी। तो ये लैंड के मालिक भी होते हैं। तो पावर इनके बीच में डिवाइड है। फिर फ्यूडल लॉर्ड्स, इनके पास पावर थी। तो 3 जगह पे पावर डिवाइडेड थी। और अब जब नेपोलियन ने रिवॉल्यूशन किया, कुछ आइडियाज़ को प्रोलिफरेट किया, चेंजेस किए, उसके बाद में क्या हुआ? मोनार्की अब स्ट्रेंथन हो गई है। क्लर्जी की पावर्स को कैंसिल कर दिया, फ्यूडलिज्म कैंसिल कर दिया। तो बचा कौन? मोनार्क, जिसके पास पावर है। और जब चेंज हुआ 1815 के बाद में, तब भी मोनार्की ही स्ट्रेंथन रही। स्टेट्स को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया है, इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। कैसे? मॉडर्न आर्मी बना दी। मॉडर्न आर्मी का इस्तेमाल किया जाता था। ब्यूरोक्रेसी बहुत एफिशिएंट हो गई है। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के, तो उनको ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाह कहा जाता है। वो डायनामिक इकोनॉमी बना दी, वेट्स एंड मेजर्स को सिंप्लीफाई कर दिया, कस्टम यूनियन बना दी है, ये सारी चीज़ें। और
फ्यूडलिज्म को अबोलिश कर दिया है और सर्फडम को भी अबोलिश कर दिया है। सर्फ, हम बात कर रहे थे, एग्रीकल्चरल स्लेव्स होते हैं, और सर्फडम मीन्स ये जो सर्फ थे इनको अब काम मिलने लग गया था मार्केट में। जब वो वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग काम करने लग गए थे, वहाँ से छुटकारा उनको मिल गया था, क्योंकि फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गया तो वो भी फ्री हो गए थे। और इन सब चीज़ों ने किस चीज़ को स्ट्रेंथन किया था? ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ को। कहाँ? यूरोप में। 1815 के युद्ध की बात करते हैं कि यूरोपियन पावर्स में ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने मिल के नेपोलियन को युद्ध में हराया था। तो उसमें थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। ये चारों आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट किया था और बाद में मिले हैं वियना में। और जहाँ भी ये लोग मिलेंगे, इनकी जो बैठक होगी उसको बोलेंगे कांग्रेस, असेंबली। और यहाँ वहाँ पर जो ये फैसला लेंगे उसको बोलेंगे ट्रीटी ऑफ वियना। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और वहाँ मिल के इन्होंने कुछ डिसाइड किया, यूरोप के लिए कुछ सेटलमेंट किया। ये कांग्रेस, वही असेंबली किसने होस्ट की थी? आपको जिसकी पिक्चर दिखाई दे रही है, ये ऑस्ट्रियन चांसलर हैं, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मतलब प्रिंस और नाम इनका मेटरनिक है। पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। यहाँ डेलीगेट्स ने कुछ फैसले लिए, सेटलमेंट की, और उस सेटलमेंट को नाम दिया गया, उस एग्रीमेंट को नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना। और वो कब हुई है? 1815 में। एमसीक्यूज़ में 1 और 2 और 3 सवाल ये पूछे जा सकते हैं। इस ट्रीटी ऑफ वियना का ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, ये लोग ऐसे बैठे हैं, इन्होंने बैठ के ये फैसला लिया है। ये सारे डेलीगेट्स हैं। डेलीगेट्स मतलब जिनको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ पर उनके राजाओं ने भेजा है, उनके ये कुछ मंत्री हैं, दरबारी लोग हैं राजाओं के, तो उनको डेलीगेट्स कहा जाता है। ये सारे लोग आए हैं और इन लोगों ने मिल के कुछ फैसला लिया है जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वियना। और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? कि जितने ज़्यादा हो सके मोस्ट ऑफ द चेंजेस को अनडू कर देना है जो नेपोलियन ने किए हुए हैं। नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम पे जो भी चेंजेस हुए हैं उनको मोस्टली को अनडू कर देना है, जिनसे लोगों को कुछ शक्तियाँ मिलती हैं, पावर्स मिलती हैं, राइट्स मिलते हैं। इन्होंने पहला ही काम फ्रांस में किया है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में बोर्बन डायनेस्टी थी जिसको हटा दिया गया था, उसको इन्होंने दोबारा से रिस्टोर कर दिया है, दोबारा से पदासीन कर दिया है। और फ्रांस नेपोलियन के अंडर में जितनी टेरिटरीज को ऑक्युपाई कर चुका था वो सभी की सभी उससे छीन ली जाती हैं। इसको आगे हम मैप की मदद से भी देखेंगे इसी वीडियो में। सीरीज ऑफ स्टेट्स, कुछ एक स्टेट्स हैं जो चारों तरफ फ्रांस के बनाए गए हैं, सो दैट सेटअप किए गए हैं फ्रांस के बाहर से, ताकि फ्रांस एक्सपेंड ना कर सके, दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूसरे कंट्रीज़ को एनेक्स ना कर सके फ्यूचर में। इसीलिए इस मैप से देखते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं। आपको यहाँ फ्रांस दिखाई दे रहा है, तो फ्रांस के बाहर से कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखिए, ये ऊपर किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही मिला दिया गया बेल्जियम। तो ये दोनों इकट्ठे हैं और ये नॉर्थ में, ताकि ये बढ़ ना सके इसलिए। देखिए, ये दो साइड से तो इसके सी लगता है, तो वहाँ तो बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। बढ़ किस साइड सकता है? लैंड की साइड, वहाँ पर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो नॉर्थ में हम क्या देखेंगे? बेल्जियम को इंक्लूड करके नीदरलैंड्स को पावर दे दी गई है, सेपरेट कर दिया गया है। फिर साउथ में ये है पेडमोंट और ये है जिनोवा। इन दोनों को मिला के साउथ में इसके लिए रख दिया गया है। और इधर ऑस्ट्रियन एम्पायर को इटली का कुछ नॉर्दर्न हिस्सा दे दिया गया है, ठीक है। इधर रशिया को पोलैंड दे दिया गया है। ऐसे ही प्रूशिया को भी आज़ाद किया है और सैक्सोनी उसके साथ मिला दिया गया है। तो कुछ एक ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, नीदरलैंड के साथ बेल्जियम नॉर्थ में, साउथ में पेडीमोंट के साथ जिनोवा, ऑस्ट्रियन एम्पायर में या ऑस्ट्रिया के साथ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली को जोड़ दिया गया है, रशियन एम्पायर में पोलैंड को जोड़ दिया गया है, और प्रूशिया को इंक्लूड करके जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सैक्सोनी को भी इसमें मिला दिया गया है। ऐसे करके घेरा गया है। और जर्मन जो 39 स्टेट्स
बनाए गए थे, कुछ कॉन्फेडरेशन बनाई गई थी, उनको छेड़ा नहीं गया है। उनको जो टेढ़ी लाइनों से आपको दिखाया गया है ये, तो वो जर्मन किंगडम को वैसे ही या जर्मन स्टेट्स को वैसे ही रखा गया है ना। देखिए ये कहाँ पर है, कितनी पावर को इकट्ठे किए हुए था, कब, 1812 में नेपोलियन ने कहाँ कहाँ तक अपनी पावर को बढ़ा लिया था, कौन सी कंट्रीज़ को, टेरिटरीज़ को अपने पावर में ले लिया था। तो वो देखते हैं नेक्स्ट मैप में। देखिए फ्रांस के साथ में ये सारी की सारी पावर्स हैं। इट मीन्स जो भी कलरफुल एरिया है वो सारे का सारा नेपोलियन के शासन के अधीन था। अब देखिए सिर्फ फ्रांस को अलग कर दिया गया है। जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो 39 स्टेट्स थे उनको जो नेपोलियन ने बनाए थे उनको अनटच रखा गया है, उनको नहीं छेड़ा गया है। अब देखते हैं मेन इंटेंशन क्या है। मेन इंटेंशन यही है कि दोबारा से मोनार्कीज़ को रिस्टोर किया जाए, और जो कि नेपोलियन ने उखाड़ फेंकी थी। और क्या किया जाए, एक क्रिएट किया जाए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, एक नए टाइप का कंजर्वेटिव ऑर्डर जो कंजर्वेटिज्म वाले लोग चाहते हैं, मोनार्क लोग चाहते हैं, कहाँ, यूरोप में, ताकि दोबारा से वो चीज़ें ना खराब हों। कंजर्वेटिव रिजीम 1815 में इस्टेब्लिश कर दी जाती है, सेटअप कर दी जाती है, जो कि क्या होती है, ऑटोक्रेटिक होती है, वही डिस्पोटिक रूल। और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्या, क्रिटिसिज्म, डिसेंट, अवमानना किसी भी चीज़ की, मना करना किसी चीज़ को। और ये जो भी एक्टिविस्ट होंगे जो सरकार का विरोध करते नजर आएंगे एक्टिविटीज़ में, ऐसे में कि लोगों को उकसा रहे हैं, उनको क्या कर देंगे, कर्ब कर देंगे, मिटा देंगे, दबा देंगे। और जो लोग लेजिटिमेसी का क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ठीक कर रही है, क्या ये लोगों के हित में है, तो उनको क्या कर देंगे, मार देंगे, भगा देंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ चीज़ें लिखेंगे, लिख के बताएंगे लोगों को, बिकॉज दे आर बेसिकली लिबरल इंटेलेक्चुअल पीपल। उनको अपने काम धंधे से मतलब था, पढ़े लिखे लोग थे, तो वो लोगों तक अपनी बातें इन्हीं चीज़ों के जरिए पहुंचा सकते थे, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स। तो इन्हीं के ऊपर कंजर्वेटिव सोसाइटी ने या लोग, राजाओं ने क्या कर दिया, सेंसरशिप लॉज लगा दिए हैं कि आप इन चीज़ों को, जो राजा के खिलाफ, राज्य के खिलाफ कुछ भी आप लिख नहीं सकते हो, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स के थ्रू कंट्रोल कर दिया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, फ्रीडम जैसे आइडियाज़ थे जो इन चीज़ों में दिख सकते थे, इसीलिए इनको बंद कर दिया गया है। बट फिर भी हम यही पाएंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरी लिबरल्स को कंटिन्यूअसली इंस्पायर करती रही और आगे चल के चेंजेस भी आएंगे। एक मेजर इशू जो लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने उठाया वो यही था कि हम न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वो तरीका ये है कि हम प्रेस की फ्रीडम को चाहते हैं, इस बात की वो डिमांड रखेंगे। और इसमें एक पिक्चर दिखाई है जो बहुत अच्छे से इस बात को रिप्रेजेंट करती है। एक क्रिटिसिज्म भी सरकास्टिक वे में शो किया गया है। कार्टून के माध्यम से ये दिखाया गया है कि इस सोसाइटी में अब फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, लोगों के विचारों को दबाया जा रहा है। ये उस समय बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में ये पिक्चर बहुत सर्कुलेट हुई थी। एक क्लब दिखाया गया है स्कॉलर्स का, थिंकर्स का, 1820s में शो किया गया है। क्या है कि एक प्लक है, ये बोर्ड लगाया गया है जिसमें लेफ्ट वाले बोर्ड पे, इस बोर्ड पे क्या लिखा गया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग इज़ हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, कि हमें सोचना भी कब तक अलाउड है। मतलब वो सरकास्टिक वे में ही शो कर रहे हैं कि हम सोच ही सकते हैं, बस बोलना तो है ही नहीं। और थिंकिंग एक इंटेलेक्चुअल माइंड की ओरिजिनेशन है, पर वो तो अब बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। जो बोर्ड राइट में है वो क्या शो कर रहा है, देखिए कि साइलेंस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लर्नड सोसाइटी, कि अब हमें चुप रहना है। जो लर्नड सोसाइटी, जो स्कॉलर्स हैं, अब वो बोलेंगे नहीं, अब वो सिर्फ सोच सकते हैं, वो चुप रहेंगे। और सेकंड और लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर जो हम देखना चाहें कि जो लास्ट में, अंत में होगा, उसको कैसे टाला जाए, मतलब थिंकर्स को मारा भी जा सकता है, उसको कैसे टाला जा सकता है। क्लब के मेंबर्स कहते हैं जो हमारी बोलने की तीव्र इच्छा होगी, जो टेम्पटेशन होगी, उसको हमें घोटना पड़ेगा, मार देना पड़ेगा। कैसे,
मजल के थ्रू, मजल मजल मतलब जो इनके मुंह पे पट्टे लगे हुए हैं या फिर मास्क टाइप कह लीजिए, उन लोगों को वो जब वो क्लब में एंटर करेंगे तभी उनको ये चीज़ बांट दी जाएगी और इसी से आपको यहाँ आके बस चुपचाप बैठना है। ये सरकेस्टिक वे में कार्टून बनाया गया है सो दैट कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं सोसाइटी को किस हद तक दबाया जा रहा है, लर्नेड सोसाइटी को, एक अवेयर माइंड को कैसे दबाया जा रहा है। अगर आपको आप यही एग्ज़ाम में पूछता है कि इससे इस पिक्चर से क्या आइडिया निकल के आ रहा है, तो आप लिखेंगे कि देयर इज़ नो रूम फॉर डिस्कशन एज एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड। ये आप लिख लें और आप यही ऑप्शन टिक करें सो दैट ये ठीक रहे कि यहाँ पर कोई भी इतनी सी भी जगह नहीं है डिस्कशन की। आके आपको सोसाइटी में, चाहे क्लब में हो चाहे सोसाइटी में हो, चुप बैठना है, जबकि राजाओं ने सबसे पहले ही डिसाइड कर लिया है, पहले ही इन चीज़ों का डिसीजन ले लिया गया है कि क्या होने वाला है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।